तो बच्चों, आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड, जो कि आपका है चैप्टर 3। मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल था, अल्फा बीटा जीरो फाइंड करके उसका वेरिफिकेशन वाला और उससे रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कराए थे, वो हो चुका है। फर्स्ट वीडियो में आपने पोलिनोमियल से रिलेटेड जो 10th क्लास में आ सकते हैं वो मैंने लगभग सारे कवर अप कर रखा। आप एक बार देखें और फिर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आपके पास जो बुक रिकमेंड मैं कर रहा हूँ एनसीईआरटी देखिए है ही, प्लस इसके एग्जाम्पलर भी आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावे सेकंड जो मेरा रिकमेंडेड बुक है, जो मैंने भी उसे पढ़ रखा है और काफी अच्छी बुक है, जो कि मैं समझता हूँ इंडिया में जितनी भी स्कूल चल रही हैं 10th क्लास को पढ़ाने के 9th क्लास, आर डी शर्मा मैथ के लिए सबसे बढ़िया बुक माना जाता है प्रैक्टिस के लिए। जो अगर आप आगे का एम है आईआईटी करना, बीटेक करना या इंजीनियरिंग लाइन से कनेक्टेड वो भी कुछ भी करना, तो आपको इस आर डी शर्मा 9th से ही शुरू कर देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आप 8th से इसको ले लें, 7th से ले लें, ज्यादा बेहतर है। बट तेरा है दुरुस्त है, आप 9th क्लास से आर डी शर्मा की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि 9th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्वेश्चन गिने चुने दे रखे हैं नहीं के बराबर। आप उसको पढ़ के सिर्फ पास हो सकते हो। आप जो सोचोगे कि हम 90 क्रॉस कर लें, 95 ले आए, तो वो पॉसिबल एनसीईआरटी बुक से है नहीं। तो आपके लिए मैं रेकमेंड तो इतना बोलूंगा कि आप आर डी शर्मा जरूर लें। नई बुक ना लें, पुरानी ले लें, कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस से मतलब है। और मैं तो बीच बीच में असाइनमेंट दूंगा ही दूंगा। असाइनमेंट आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल खन्ना और भी कई सारी बुक्स हैं। थर्ड में आप आर एस अग्रवाल इसकी बुक को भी ले सकते हैं। लगभग दोनों सिमिलर बुक है, आपके पास जो अवेलेबल हो जाए। एम एल खन्ना भी है, वो भी ले सकते हैं, वो भी बुक इसी की जैसी है। आप किसी भी पब्लिकेशन का जो एक्स्ट्रा बुक आता हो आप उसे भी ले सकते हैं, या जो आपके कोचिंग के टीचर हो, स्कूल के टीचर हो, वो बताएं तो उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन एनसीईआरटी के भरोसे ना रहे, ये आपको ज्यादा कुछ देगा नहीं, आपको सिर्फ पास करा देगा, आपको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होना। इसलिए आप इन सब बुक्स में से इसके साथ ये तो मजबूरी है लेना, क्योंकि स्कूल में पढ़ा रहा है। ये दोनों तो आपकी चॉइस है, आप इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ले लेंगे और आप अपना प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे, कि आपका जो पहला टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड आएगा। जब पेयर की बात आती है तो इसका मतलब है दो इक्वेशन इसमें होंगे। आपने 9th क्लास में चैप्टर 4 जो है वो पढ़ा होगा ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें एक इक्वेशन हमें पढ़ाया गया था जिसका फॉर्मेट होता था ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है चैप्टर 4 में, जिसका ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना आता था। बट अब जो है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना है, दो वेरिएबल। तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा आएगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, पेयर में आ गए 1 और 2। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और ये सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ऑब्वियसली बात है, इसका ग्राफ हमेशा एक लीनियर लाइन ही होगा। लेकिन दो इक्वेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि दो इक्वेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करेगा, यानी तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल जाएंगे, कहीं मिलेंगे ही नहीं। या नहीं तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, यानी कि उसी रास्ते पे दूसरा भी चलेगा। या इसका मतलब कि दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए आप कैसे बताओगे कि इन दोनों का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो इंटरसेक्टिंग आएगा, जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल आएगा जो कहीं मैच ही नहीं होना दोनों को, या कोइंसाइड आएगा, जैसे ये लाइन है तो इसी पे दूसरी लाइन में चली जाएगी। विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए हम कैसे पता करें? तो इसके लिए एक रूल्स है। इस रूल में आप जैसे क्या करो, फर्स्ट में a1 अपॉन में a2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वेशन से, फिर निकालें b1 अपॉन, अभी फर्स्ट में b1 अपॉन b2, फिर निकालें c1 अपॉन c2। ये तीन टर्म निकाल लें। पहला x के कोफिशिएंट का रेशियो, दूसरा y के कोफिशिएंट का रेशियो, तीसरा कांस्टेंट टर्म का रेशियो। अब आपका देखिए क्या होना, फर्स्ट में इफ a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं आए b1 अपॉन में b2 के, तो समझ लें कि ये इंटरसेक्टिंग होगा। ग्राफ जो इसका बनेगा वो इंटरसेक्टिंग आएगा। इसका जो दोनों ग्राफ जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट हो रहा है वही इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब दो लाइन जो होते हैं, टू लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट। इसका मतलब सिंगल वैल्यू इसका आएगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए यूनिक सॉल्यूशन आ गया।
और जब सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। देख लिया आपने, बिना ग्राफ ड्रॉ के हमने कह दिया ना कि ये इंटरसेक्टिंग है, इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा और ये कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि a1/a2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो आपका सेम नहीं आ रहा। सेकंड में आते हैं, इफ a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और इक्वल नहीं हो c1/c2 के, तो इस केस में पैरेलल हो जाएगा। नो सॉल्यूशन, पैरेलल है तो कहीं तो इंटरसेक्ट होना ही नहीं है, तो सॉल्यूशन कोई दोनों ऐसा कोई आएगा ही नहीं दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नो सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन होता तो कंसिस्टेंट हम बोलते। थर्ड केस में आ जाते हैं, इफ a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, तीनों इक्वल हो जाए, तो इस केस में क्या होगा? कोइंसाइड मींस दोनों का एक ही लाइन ग्राफ आएगा, अलग अलग नहीं होगा, यानी कि दोनों का एक ही रास्ता होगा। जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही इसका भी होगा, चाहे कितना भी ले लो, इनफाइनाइट लाखों करोड़ों x की वैल्यू y की वैल्यू डाल दो, सारे इसको सेटिस्फाई करते चले जाएंगे। कोइंसाइड, इनफाइनाइट, सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली बात है कंसिस्टेंट। तो आपने देखा विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए हम ये तीन रिलेशन फाइंड करके बता सकते हैं कि ग्राफ हमारा कैसा होगा। ये तो हो गई मेरे ग्राफ की बात। अब टॉपिक आती है इसका अगला, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम इन दोनों का जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्व कैसे, कौन सा सॉल्यूशन इसका है हम कैसे पता करें। इसके दो मेथड सिखाए गए, हालांकि पहले तीन मेथड था। तीन मेथड में ये है सॉल्विंग द इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ इक्वेशन। इसके दो मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड मेथड है एलिमिनेटिंग मेथड। दो मेथड हमने आपको बता दिया। इन दोनों मेथड से एक और एक्स्ट्रा मेथड पिछले मतलब कोरोना से पहले तक था, थर्ड मेथड था, वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो मेथड है अब सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, हालांकि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सॉल्व करोगे, इसे कोई मार्क्स कटना नहीं है। अगर क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं है कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी बुक में जो यही दोनों मेथड पढ़ना है एनसीईआरटी में, बट आप चाहो तो ये थर्ड वाला मेथड यूज कर लो, मैं कुछ क्वेश्चन इसका भी कराऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉल्विंग द मेथड में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने ले लिया x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप इस चीज इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2y, 6 को इस साइड में ले लें, माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि हम इस फॉर्म में लिखना है। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y या प्लस y ले लो इक्वल टू में 9, ये हमारा सेकेंड। इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे 3x प्लस में y माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक इक्वेशन से x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करके सेकंड में डाल दो, सेकंड से x या y को निकाल के फर्स्ट में डाल दो, सेम का निकाल के सेम में डालना है। अगर फर्स्ट से x को कन्वर्ट करते हो y के फॉर्म में तो थर्ड सेकंड में डालना है, अगर सेकंड से x या y निकालते हो तो उसको फर्स्ट में डालना है। तो मैं फर्स्ट को चुन रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस में 6, ये दोनों ही हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। x की वैल्यू y के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसे पुट करेंगे सेकंड वाले में, इसमें पुट कर देंगे x की जगह 3 इंटू में दिस माइनस 9 इक्वल टू 0, ये 6x प्लस में 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 हमारा क्या आएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। आप देख लो 6x इक्वल टू आ गया माइनस 9, x इक्वल टू माइनस 9/6 कट के आ जाएगा माइनस 3/2, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, या जो आपने x को कन्वर्ट किया था ये इसमें पुट कर लो, आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं, अच्छा सॉरी आपका ये y के फॉर्म में इक्वेशन था तो मैंने x ले लिया, आप y पुट करेंगे तो y की वैल्यू आई है
y की वैल्यू हमारा -3/2 है, सॉरी इस बात के लिए। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू या तो आप जो x निकाला था इसमें डाल लो या किसी एक इक्वेशन में डाल लो। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं, वी हैव x इक्वल टू 2y + 6, तो 2 इंटू में y की वैल्यू -3/2 प्लस में 6, 2 से 2 कैंसिल, 6 - 3 3, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -3/2। ये हमारा था सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। आसान है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको किसी और इक्वेशन को लेकर ट्राई कर सकते हो। अब बारी आती है एलिमिनेटिंग मेथड। अब है एलिमिनेटिंग मेथड। देखिए, एलिमिनेट मतलब एक को गायब कर देना। एक को मतलब या तो x वाले टर्म को आप गायब करो या y वाले टर्म का गायब करो। x वाले टर्म को गायब कर दोगे तो y निकल जाएगा, y वाले टर्म को गायब करोगे तो x निकल आएगा। अब आते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, मैं फर्स्ट वाला ही दे देता हूं ताकि दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा आपका। x माइनस में 2y -6 = 0, ये फर्स्ट था। 3x + y -9 = 0, ये सेकंड ले लिया। अब एलिमिनेट करना है, मीन्स या तो x वाले टर्म को पूरी तरह से हटा दो या नहीं तो y वाले टर्म को पूरी तरह से हटा दो। मैं यहाँ पे y वाले को हटा रहा हूं, तो y वाले को हटाने का मतलब है कि या तो इन दोनों को ऐड करो या नहीं तो सब्ट्रैक्ट करो, तो y अपने आप कट जाना चाहिए। तो कटेगा कब, जब दोनों सेम होंगे और दोनों में ऑपोजिट साइन होंगे, तभी प्लस माइनस होकर कट सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ y के साथ 2 है और यहाँ y के साथ 1 है, तो सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें करना क्या होता है, जिस टर्म को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट को लो और उसके, अगर फर्स्ट के कोफिशिएंट को लोगे तो सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, अगर सेकंड के कोफिशिएंट को लोगे तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हमने देखा कि y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो हमने 2 से सेकंड को मल्टीप्लाई किया। सेकंड वाले में y का कोफिशिएंट 1 है तो फर्स्ट को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 से तो खैर वही रह जाएगा और 2 से आ जाएगा 6x प्लस में 2y -18 = 0। अब जिसे हमें एलिमिनेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे y को चुना था एलिमिनेशन के लिए, दोनों में अगर हम ऐड करते तो ऑब्वियसली बात है y हमेशा कट जाएगी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, ऐड करेंगे तो 2y - 2y 0 आ जाएगा। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड x + 6x 7x और ये तो हमारा खत्म, -24 = 0, 7x = 24, x की वैल्यू आ गई 24/7, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने, एलिमिनेट y को किया तो हमारा x की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, जो मैं फर्स्ट वाले में किया था कि एक का वैल्यू आ गया दूसरे में पुट कर देना है, तो हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी पुट कर दो, आपका y निकल जाएगा। मैं करता हूं पुट x = 24/7 इन फर्स्ट, तो 24/7 - 2y -6 = 0, तो हमारे पास आ गया -2y को यहीं पे रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को इधर ले आते हैं उठा के, एलसीएम लेंगे 7, ये 7 6 जा 42 -24 आ गया हमारे पास 18/7, तो y = 18/7 इंटू में -1/2, ये जो -2 मल्टीप्लाई में वो यहाँ डिवाइड में जाएगा, 2 से आ गया 9, तो 10 दे देते -9/7, y की वैल्यू -9/7 और x की वैल्यू हमारे पास 24/7। ये हमारा दोनों x और y का सॉल्यूशन आ गया। और ये सिर्फ यही वैल्यू है जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए 1/3 a1/a2 -2/1 b1/b2 जो कि इक्वल दोनों नहीं है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। तो उम्मीद है कि मैंने आपको आज 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो पेयर में रहता है दिया हुआ, उसके 2 टॉपिक कवर किए। फर्स्ट टॉपिक कवर किया कि ग्राफ जब ड्रॉ होगा तो विदाउट ड्रॉ किए हम कैसे पता करेंगे कौन सा ग्राफ, इक्वेशंस की ग्राफ कैसी आएगी, तो हमने फर्स्ट में कवर अप किया। सेकंड में हमने कवर अप किया कि जो यूनिक सॉल्यूशन वाले इक्वेशंस होंगे 2, उसको हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो मैंने 2 मेथड बताया, फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग मेथड और दूसरा एलिमिनेटिंग मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक बार बता देता हूं।
आपको अगर कई बार टीचर पढ़ाए तो आप पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कोई मनाही नहीं कि पेपर में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया तो आपके मार्क्स कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो चलते हैं इसका कैसे करेंगे हम इसे। देखिए हमारे पास a1 क्या है 1, b1 क्या है -2, c1 क्या है -6, a2 क्या है 3, b2 क्या है 1 और c2 क्या है -9। जिसका फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो होता है ये होता है x अपॉन में, x लिया है तो इस टर्म को भूल जाओ, ये जो हमारा टर्म बचा है y वाला टर्म और ये कौन सा है उसको लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, मीन्स b1 इंटू, फॉर्मूला ये मैं लिख देता हूं, b1 c2 माइनस में b2 c1 इक्वल टू -y अपॉन में, अब y को भूल जाइए, यहां पे y नेगेटिव में लीजिएगा, y को भूल जाइए, a1 c2 माइनस में a2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन में, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है वहां पे वेरिएबल नहीं है तो आप कांस्टेंट को बोलिए, a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए हम क्रॉस में ले रहे हैं। अब आप सारी वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन में b1 क्या है -2 इंटू में c2 क्या है -9, फिर माइनस में b2 क्या है 1 और c1 क्या है -6, माइनस y अपॉन में a1 क्या है 1, c2 क्या है -9, फिर माइनस a2 क्या है 3 और c1 क्या है -6 इक्वल टू 1 अपॉन में फिर से a1 b1 दैट इज 1 इंटू 1 -3 इंटू -2, देखो a2 b1 के लिए। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया माइनस प्लस यानी कि 9 2 18 माइनस प्लस दैट इज 6 माइनस y अपॉन में -9 माइनस प्लस में 18, ये फिर से 1 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 1 प्लस में 6, ठीक है। ये आ गया x अपॉन में 24 माइनस y अपॉन में 9 और 1 अपॉन में 7। हम क्या करेंगे, एक बार x अपॉन में 24 के इक्वल में 1/7 एंड माइनस y अपॉन में 9 के ऊपर में 1/7, तो हमारे पास इससे x की वैल्यू 24/7 आ जाएगी और इससे y की वैल्यू माइनस में जाएगा तो -9/7। देखा आपने, हमने एलिमिनेटिंग से भी किया था तो यही दोनों आंसर थे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी किया तो हमारा वही आंसर है। आप कोई भी मेथड करो, आंसर सेम ही आना है। पेपर में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, अगर आपको इंक्लूडेड नहीं है क्वेश्चन में तो उम्मीद है कि आज का जो ये टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड जरूर आपको समझ में आएगी। आप कोशिश करें, ट्राई करें, एक बार समझ नहीं आता है ना तो आप दोबारा भी करें, दोबारा करेंगे 3 बार करेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाए। इसलिए मेहनत करें ताकि 10th में आपका रिजल्ट बढ़िया हो। 9th और 10th जो होता है ना, आपके सफलता की सीढ़ी का पहला स्टेप होता है। हालांकि हर क्लास ही स्टेप है, बट देर आए दुरुस्त आए कहावत वाली बात है कि अगर आपने 8वीं तक पढ़ाई को इतना ध्यान नहीं दिया, या स्कूल के टीचर ने आपको ढंग से पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया हो, या ट्यूशन टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया हो, या घर के जो मेंबर है वो कोई हेल्प नहीं कर रहा हो, तो कोई बात नहीं, 9th क्लास से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। और 9th क्लास अच्छा करें, 10th क्लास भी अच्छा करें, ये 2 अगर आपने अच्छा कर लिया ना तो 11th 12th आपका बढ़िया जाएगा ही जाए। बट फ्रेंडशिप थोड़ा कम बनाए, मोबाइल के रील्स पे थोड़ा कम जाए, अपना टाइम बुक्स को रीड करने में देंगे। बुक को रीड करेंगे, मेथड को सीखेंगे तो आप कोई किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी तरह के क्वेश्चन जो एसएसटी से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। और हमेशा अपनी लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश करें, कभी भी रटने का कोशिश ना करें। जब भी करें तो आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में पॉइंट आउट करके दें, जिससे आपके मार्क्स अच्छे स्कोर होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आएंगी और थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करें। डेली आप कम से कम स्कूल आवर के बाद, ट्यूशन से आने के बाद, कोचिंग से आने के बाद 1 आध घंटा रेस्ट लें, गाने सुने, टीवी देखें, फ्रेंड के साथ घूमने चले जाएं, मम्मी या पापा के साथ थोड़ा मार्केट चले जाएं, तो इससे आपका ना मन बहल जाएगा। फिर आपका देखना उसके बाद मूड फ्रेश हो जाएगा आपका, आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। फिर आप क्या करें, घर आके ये देखें कि दिन भर में स्कूल का काम क्या था और मैम ने क्या पढ़ाया, उसे एक बार रिपीट करने की कोशिश करें, 1 घंटा 1.5 घंटा जो लगे। फिर आप घर पे खाना पीना खाए रात को, फिर आप बैठ जाएं पढ़ने को 1-2 घंटे के लिए।
जो ट्यूशन में पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, स्कूल में पढ़ा था फिर से रिवाइज कीजिए। देखना आपके 1 महीने के बाद खुद ही आपको लगने लगेगा कि आप बहुत ही अच्छा करने लगे, आपका परफॉर्मेंस क्लास में सुधरने लगा, आपका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ जाने लगा। और ये मोबाइल में रहेंगे ना लगे कि थोड़ा 2-4 रील्स देख लेते हैं, उससे हमारा फायदा हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, मजा आ जाएगा, तो ये रील्स आपका कभी खत्म नहीं हो। आप एक रील्स देखोगे फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, करते करते 2-3-4 घंटे या रात भर कैसे बीत गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज आप अपने कैरियर पे ध्यान दें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, इतने ऑप्शन है कि आप कवर अप नहीं कर पाओगे। आगे में बढ़ने के लिए पेरेंट्स हमारे बहुत मेहनत करते हैं, हमें बहुत कष्ट सहते, तब जाके हमारे शरीर के कपड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा घर देते हैं। तो कुछ तो उनका हक बनता है ना आपसे लेने का, तो इतना तो दे ही सकते हैं अपने पेरेंट्स को। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, मैं आपकी भरपूर हेल्प करूंगा। थैंक यू।